हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में बेटा आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के एडिशन लॉ। ठीक है ना, किसकी बात करने वाले हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चलिए, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में बेटा फर्स्ट लॉ हमारा पैरेललोग्राम लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? दो वेक्टर के आप टेल से टेल को कनेक्ट करो। Two non-zero vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram. Then the result is given by diagonal parallelogram passing through a point of intersect between two. मतलब क्या भाई? ये मेरे पास एक वेक्टर है बी, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए। इनका मुझे करना है एडिशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, दो वेक्टर के टेल से टेल को कनेक्ट कर रहा हूं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। ये मुझे कैसे दिख रहा? पैरेललोग्राम। कैसे दिख रहा मुझे? पैरेललोग्राम। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? वेक्टर ए। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? वेक्टर बी। और इन दोनों के वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया, दोनों वेक्टर को टेल से टेल को ऐड कर दिया, दो वेक्टर के टेल से टेल को ऐड कर दिया। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि उनके बीच का जो डायगोनल है, उनके बीच का जो डायगोनल है, ये हमें बताता है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको आप क्या कहते हो? ए प्लस बी। और रिजल्टेंट वेक्टर बेटा एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा और वाई एक्सिस से एंगल बनाता है बीटा। आ गई बात समझ में? तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी। वेक्टर आर क्या है? रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर। किसका रिजल्टेंट? वेक्टर ए और वेक्टर बी का। थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अल्फा क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अल्फा क्या हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ वाई एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बेटा दो वेक्टर के टेल से टेल को कनेक्ट करो, उनके बीच का जो वेक्टर होगा, दो वेक्टर के टेल से टेल को कनेक्ट करो, उनके बीच का जो दो वेक्टर के टेल से टेल को कनेक्ट करो, उनके बीच का जो वेक्टर होगा, मतलब जो बोलेंगे डायगोनल वेक्टर, वो हमें क्या बताएगा? रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी। तो आर बराबर होता है बेटा ए प्लस बी, इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। थीटा क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल। अल्फा क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना होगा? बीटा। चलिए, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो हम देखते हैं। तो हमें हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये है बेटा वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। आपने दो वेक्टर को ऐड कर दिया, ये एक पैरेललोग्राम बना दिया। इसके बीच का जो डायगोनल है वो आपको रिजल्टेंट बताएगा। वो आपको क्या बताएगा? रिजल्टेंट। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ए और बी के बीच का कोण कितना है? थीटा। और बेटा रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का कोण कितना हमारे पास? रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का कोण कितना हमारे पास?
रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का कोण कितना हमारे पास, अल्फा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमने क्या निकाल दिया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो दो वेक्टर के बीच के एंगल पर डिपेंड कर रहा है, दो वेक्टर के बीच के एंगल पर डिपेंड कर रहा है। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, जब दो वेक्टर के टेल से टेल को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर एंगल। वेक्टर एंगल कहां से कहां होता है, 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री तक होता है। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज इट इज या इट्स रिजल्टेंट वेक्टर डिपेंड ऑन रिजल्टेंट वेक्टर डिपेंड ऑन वेक्टर एंगल। किस पर डिपेंड करेंगे, वेक्टर एंगल। जैसे जैसे उनके बीच का एंगल चेंज होता जाएगा रिजल्टेंट चेंज होते जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? नोट नंबर थर्ड, वेक्टर एंगल रेंज कहां से कहां होती है, या तो वेक्टर एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा या उससे ज्यादा, और 180 डिग्री के बराबर होगा या उससे कम। 180 डिग्री के बराबर होगा या उससे कम होगा। आ गई मेरी बात समझ? नेक्स्ट केस फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसा कब होगा, पैरेलल कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। जब दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। वेक्टर है वेक्टर बी। तो बेटा cos 0 की वैल्यू यहाँ 1 रखूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। और cos 0 पर कैसा होगा, मैक्सिमम। cos 0 पर कैसा होगा हमारे पास, मैक्सिमम। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो डिपेंड करता है दो वेक्टर के बीच के एंगल पर। तो आर भी हमारे पास कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितने डिग्री पर होता है, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका इक्वेशन बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी आर मैक्सिमम बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ए प्लस बी। जैसे आप नॉर्मल ऐड, आर मैक्सिमम बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। केस सेकेंड, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 का मतलब है एंटी पैरेलल, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे के कैसे हैं, एंटी पैरेलल। वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे कैसे एंटी पैरेलल। तो बेटा cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। कैसी होती है, मिनिमम। और इस केस में रिजल्टेंट भी कैसा होगा, मिनिमम होगा।
आ गई बात समझ में? तो कितना आएगा रिजल्ट? अब cos 180 -1 तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी क्या जाएगा? a माइनस। आई बात समझ में? केस थर्ड, केस थर्ड, थीटा इक्वल टू कितना हो? 90 डिग्री। 90 कब होगा? जब दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे बेटा? परपेंडिकुलर। तो बेटा cos 90 की वैल्यू होती है 0, आया ना? यानी cos 90 क्या जाएगा? 0। तो cos 90 0, तो आर कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम कितने डिग्री पर? 0। मिनिमम कितने डिग्री पर? 180। और 90 पे कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या बता रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर किस पर डिपेंड करता है? दो वेक्टर के बीच के एंगल पर, वेक्टर एंगल पर। और वेक्टर एंगल कहां से कहां होते हैं? 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। आ गई बात समझ में? अभी जो अल्फा, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो फोर्थ कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इधर भी अभी बताया था मैंने, है ना? अल्फा क्या था हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। या फिर ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ऐसा, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ऐसा। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है ए, ये साइड है ए। अब ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ये होगा बी। तो यहां से हम बोल सकते हैं टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों से निकाल सकते। व्हाट इज टेन अल्फा? व्हाट इज टेन अल्फा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको बेटा याद रखना है रिजल्टेंट वेक्टर का। कितना होता है? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। व्हाट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर? इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज डिपेंड ऑन वेक्टर एंगल। वेक्टर एंगल कहां से कहां तक होता है? 0 डिग्री टू 180 डिग्री। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री पर। कितना होता है? ए प्लस बी। मिनिमम कब होता है? 180 पर। कितना होता है? ए माइनस बी। 90 पे कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितनी होगी? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। या फिर कैसे निकाल सकते हैं? टेन अल्फा बराबर बी बाय ए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? टेन अल्फा बराबर कितना होगा हमारे पास? बी बाय ए। अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चल, तो कंडीशन, तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू या तो मिनिमम होगी या इससे ज्यादा होगी, या मैक्सिमम होगी या इससे कम होगी। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। मिनिमम कितनी होगी? ए माइनस बी। मैक्सिमम कितनी होगी? ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड कितने डिग्री पर होगी? 180 डिग्री पर। और ये कितने डिग्री पर होगी बेटा? 0 डिग्री। याद रहेगा? आया ना?
और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना होगा? तो आर बराबर कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी। अरे हाँ या ना, ये याद। जनरल बेसिक फॉर्मूला। नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सेकंड, अगर मॉड ए मॉड बी के बराबर है, ए और बी दोनों बराबर है, इसको बोल देता हूं ए, तो बेटा ए स्क्वायर 2a² कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना जाता है? आर बराबर 2a कॉस थीटा बाई 2, आर बराबर 2a कॉस थीटा बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, टू वेक्टर 0 डिग्री पर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा की वैल्यू कितनी? 0। कॉस 0 पे 0, रिजल्टेंट कितना होगा? 2 है। टू वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये थीटा कितना हो गया? 180। कॉस 180 का आधा कितना होगा? 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। दो वेक्टर ए और बी है, और इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, ए बी के बराबर। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो कॉस 60 कितना होता है? 60 का आधा 30, कॉस 30 होता है √3/2, यानी रिजल्टेंट आ जाएगा √3a। थीटा इक्वल टू कितना हो? 90 डिग्री, और ए और बी बराबर हो, तो बेटा रिजल्टेंट कितना आता है? √2a। रिजल्टेंट कितना आ जाता है हमारे पास? √2a। आ गई मेरी बात समझ? और बेटा अगर थीटा इक्वल टू कितना आ जाए? 120 डिग्री, और ए और बी बराबर हो, तो जो रिजल्टेंट होता है वो ए के इक्वल आता है। रिजल्टेंट होता है किसके इक्वल आता है? ए के इक्वल आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली कंडीशन ही है, दूसरी कंडीशन ये। अरे हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई समस्या तो नहीं है? कहानी क्लियर है? ऐसा कब करना है? मैग्नीट्यूड of vector A and vector B are same, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसा हो? सेम। ठीक है, चल। तो ये था हमारा वेक्टर एडिशन, वेक्टर लॉ, ठीक है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ की। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है? ये है बेटा हमारा ए वेक्टर, ये हमारा क्या है? ए वेक्टर, ये हमारा क्या है? वेक्टर ए। ये हमारा क्या है? वेक्टर बी। और ये हमारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस। तो वहां पैरेललोग्राम बन रहा है, यहाँ क्या बनेगा? ट्रायंगल। जैसे ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, इनको ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यानी एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल। वहां दोनों वेक्टर के टेल से टेल को कनेक्ट किया था, उनके बीच का जो डायगोनल था वो हमें रिजल्टेंट बता रहा है। यहाँ एक का हेड दूसरे का टेल, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ऐसे होता है। ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या बता रहा हमें? ए प्लस बी। तो ट्रायंगल लॉ क्या होगा?
तो इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं। ये ए और बी सेम ऑर्डर और उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसा है, अपोजिट ऑर्डर। ए और बी सेम ऑर्डर, उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसा है हमारे पास, अपोजिट ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q और ये वेक्टर R, तो ये ट्रायंगल ही दिख रहा है हमें, बाकी सारे फॉर्मूले वैसे के वैसे ही। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ट्रायंगल आया ना। ये वेक्टर P, ये वेक्टर Q, ये वेक्टर R, कहानी क्लियर है, अरे हाँ या ना। चल, तो ये दोनों वेक्टर किस में दिख रहे हैं, सेम ऑर्डर, और ये किस में दिख रहा है, अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर P बराबर अपन क्या बोल सकते हैं, Q प्लस R। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा इनपुट वेक्टर के अपोजिट होगा। आ गई बात समझ में, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा इनपुट वेक्टर के अपोजिट। देखो P और Q सेम ऑर्डर में, उनका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ। नेक्स्ट आता पॉलीगन। अब यहाँ पे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कितनी साइड होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 साइड है। देखिए पेंटागन या पॉलीगन, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी और ये है वेक्टर ई। तो ये सारे के सारे वेक्टर किस में, सेम ऑर्डर, और इनका जो रिजल्टेंट है वो किस में, अपोजिट ऑर्डर। इसको क्या करेंगे, पॉलीगन लॉ, 5 साइड हो जाएगी। यानी वेक्टर ई बराबर मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। आ गई बात समझ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी किसके बराबर होंगे, वेक्टर ई के बराबर। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है, हाँ या ना। चलिए, नॉर्मल एडिशन, वेक्टर नॉर्मल एडिशन लॉ, वेक्टर नॉर्मल एडिशन लॉ क्या होता है, वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई के, B1 जे के, C1 के, वेक्टर बी इक्वल टू A2 आई के, B2 जे के, C2 के। तो बेटा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आई को आई से ऐड करो, A1 प्लस A2, जे को जे से ऐड करा जाता है, B1 प्लस B2, और बेटा के को के से ऐड करा जाता है, C1 प्लस C2। ये होता है हमारा नॉर्मल एडिशन। आ गई बात समझ में, जैसे वेक्टर ए इक्वल टू 6i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल टू 12i माइनस 4j प्लस 6k। तो वेक्टर सी इज वेक्टर ए प्लस बी। तो फाइंड वेक्टर्स, हमें क्या बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर सी व्हेन वेक्टर सी इक्वल टू ए प्लस बी।
तो दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो दिस वेक्टर इज ऑल्सो एट 12 प्लस 6 80, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 6, 12 प्लस 3 प्लस 6 9, इनका क्या हो गया? तो ये हमारा नॉर्मल एडिशन हो गया है, ये हमारा पॉलीगन लॉ हो गया है, ये हमारा ट्रायंगल लॉ हो गया है, ये हमारी कंडीशन हो गई है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो गया है? पैरेललोग्राम लॉ। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। जैसे फाइंड रिजल्टेंट फैक्टर व्हेन magnitude of vector A 10 and magnitude of vector B 5 and angle between two vector, angle between two vector 60 डिग्री, दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर क्या। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है ए की वैल्यू दे दी 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 और थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री। कितना हो गया बेटा? 100 प्लस 25, तो 5 जा 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, 2 से कितने टाइम? 50। तो फाइनली आ गया 125 प्लस 50, फाइनली आ गया 175। अब अगर 196 होता तो 14 आता, 169 होता तो 13 आता। तो ज्यादा पास किसके दिख रहा है? तो रूट 175 को हम लिख सकते हैं नियरली 13 आ गई बात समझ में? 13.7। ठीक है, चल तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। आपको मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क देके जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। नॉर्मल एडिशन, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। चल तो तीन आपको होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, इनको आप बेटा ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच।